हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास रही, आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम कल जो रीट का मेन से एग्जाम हुआ था हिंदी का, वह सोल्व करवा दीजिए। तो आज हम ये हिंदी व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण रहेगा, इसमें सबके लिए काम का है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने रीट दिया था केवल उसी के लिए काम का है। व्याकरण है और हिंदी व्याकरण सबके लिए उपयोगी है। और किस किस प्रकार के क्वेश्चन व्याकरण में पूछे गए हैं कि ये लेवल था, 6 से 8 के लिए था। तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल नहीं रहा है, बहुत अप लेवल नहीं रहा है, मीडियम लेवल इसमें रखा गया था। साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि पेपर किस प्रकार का था। आसान था पेपर, ये कहें कि बहुत आसान था, या फिर मॉडरेट था, या फिर कठिन पेपर था। इस प्रकार हम पेपर पे भी साथ साथ ये कहें कि विश्लेषण पेपर का भी करते रहेंगे। आप सभी भी कमेंट करके मुझे ये बताएं, जिसने पेपर दिया था वह कमेंट करके मुझे ये बताए कि क्या पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। जिसने ग्रामर पढ़ा हुआ है, जिसने मेरे से ग्रामर पढ़ा हुआ है, उसका एक भी क्वेश्चन इसमें पेपर से बाहर नहीं जाएगा। यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है पेपर में जो उसे न आए। सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकल रहे थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नया आए, जिसने डिटेल क्लासेज ली हुई है। बाकी ये पेपर का लेवल इस प्रकार का था कि कहीं से भी आपने बहुत अगर गहराई से, थोड़ी सी गहराई से पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन आपके भी सही होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, किसी अभ्यर्थी ने मुझे पेपर भेजा था तो मैं आज ये सोल्व करवा रही हूँ। पहले तो ये किया कि कल की नहीं सोल्व करवाएंगे, पेपर आसान है, सभी को आता है। लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नहीं, पेपर सोल्व करवा दीजिए, पेपर सोल्व करवा दीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं जिनमें हमें संदेह है, तो एक बार पेपर सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए पेपर सब पहला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू थे हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से शुरू थे, दिखाई दे रहे हैं सभी को। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर था। ये इस पर जो टिक लग रहे हैं ना, आप इन पे ध्यान न दें, क्योंकि ये जो टिक लगे हुए हैं ये किसी अभ्यर्थी के द्वारा लगाए गए हैं जो पेपर देकर आया है। मैं जो आंसर बताऊंगी आप उन्हीं पे ध्यान दें। वैसे तो हो सकता है ये भी इनके काफी हद तक सही है, लेकिन फिर भी जो आंसर मैं बता रही हूँ आप उस पे ध्यान दें। इसमें बहुत से क्वेश्चन जैसे अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि मैम डिलीट होने लायक भी क्वेश्चन है, यानी बोनस देंगे या डिलीट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन, तो वो भी आज हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है हिंदी का कि वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से समूह में सभी शब्द शुद्ध है, कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो देखो दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ये। इसमें वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य ये सभी सही है। ऊंचा शब्द इसमें गलत हो जाएगा, इसमें ऊंचा के अंदर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। व्यंग शब्द इसमें गलत है, इसमें उज्जैनी शब्द गलत, उज्जैनी शब्द हुआ करता है। तो इस प्रकार से जो बाकी सब है शुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन हम देख लें। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन है प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य कौन सा है। प्रभा एक सुशील कन्या है, इस वाक्य के अंदर प्रभा एक सुशील कन्या है, इस वाक्य में विशेष्य पूछा था दोस्तों। क्या देना था हमें, विशेष्य। और हम जानते हैं विशेष्य कर्ता रूपी संज्ञा हुआ करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें प्रभा लोक होने वाला है। प्रभा को लोक कर दीजिएगा, आंसर प्रभा हो जाएगा। हाँ, इसमें कन्या जो है ये कन्या भी आंसर बन सकता है। प्रभा एक सुशील कन्या है, कन्या भी आंसर बन सकता है, लेकिन कन्या आंसर कब बनता है, जब प्रभा उपस्थित नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको बोनस मार्क दे सकता है, नहीं तो आंसर जो है वो बिल्कुल प्रभा ही आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है वो हमें देखना था। चपला, चट्टान, चमक और चंदन। तो सभी आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंदन हो जाएगा। देखिए स्त्रीलिंग जो है वो लिंग पहचानते समय हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। लिंग पहचानते समय उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दो, है ना। चपला, चट्टान, चमक, इनका वाक्य में प्रयोग करोगे तो इनकी जो क्रिया है ना वो स्त्रीलिंग की आएगी। और चंदन घिसा जाता है, जाता है पुल्लिंग है आपका, है ना। तो
चंदन लगाया जाता है न कि लगाई जाती है, तो ये पुल्लिंग है और पूछा था कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा चंदन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही मिठास है। ये मिठाई शब्द था और मिठाई जातिवाचक संज्ञा होती है और उससे बना दिया क्या मिठास, मिठास क्या है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो 69 के बाद 68 का क्वेश्चन यहाँ आ रहा हमारा, इधर आ जाइएगा। देखिए 69 और 69 के बाद में 70। देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। ये जो वर्ण है इनको इनके उच्चारण स्थान से सुमेलित करना था दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी उच्चारण स्थान पढ़े होंगे बिल्कुल ये कहें कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया था। तो ये जो है देखो ये कै वर्ग है और कै वर्ग हमें पता है कै वर्ग क्या होता है कंठीय हुआ करता है। उसके बाद तय वर्ग, तय वर्ग क्या होता है आपका दंत हुआ करता है। उसके बाद न किसी वर्ग का पंचम है और पंचम वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों नासिका होता है और स का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा हमारा CADB, तो आंसर हो जाएगा CADB। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द देखना था दोस्तों कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। दधीचि शब्द शुद्ध है हमारा ना, ज्येष्ठ भी हमारा शुद्ध है, प्रवर्त भी शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शनी हो जाएगा। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शिनी नहीं होता, क्या होता है इन्होंने लिखा तो था एक बार प्रदर्शनी है ना, लेकिन फिर भी आंसर पता नहीं कौन सा किया। तो देख लेना प्रवर्त शब्द बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, प्रवर्त सही है। अशुद्ध पूछा था, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा प्रदर्शनी शब्द अशुद्ध हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम देना था दोस्तों, तो देखो कौन सा सर्वनाम है। चलिए देखो अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित कौन है यहाँ पर रेखांकित दिया गया अपने, अपने से बड़ा, तो अपने का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अपने शब्द यहाँ पर क्या है निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। इसमें अशुद्धि देखनी थी हमें, कौन सी अशुद्धि है। वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि देखनी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि ये क्वेश्चन भी लगभग सभी ने सही किया होगा जिसने कारक को अच्छे से पढ़ा है। तो देखो आम, वह आम को खा रहा है, तो यहाँ पर को आना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं था, अनावश्यक है को यहाँ पर। अगर ये को नहीं होता तब भी वही आता कि वह आम खा रहा है, तो यहाँ को नहीं आना था। और को यहाँ पर क्या है एक परसर्ग है, और परसर्ग किसका है कारक का। तो किससे संबंधित अशुद्धि हो गई दोस्तों यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि हो गई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मतक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। आप जानते हो कि मतक के शब्द के अंदर क्या है हमारे पास ही शब्द के बीच में दो मात्राएं, और दो मात्राएं हैं तो किसमें किसका उदाहरण है वृद्धि संधि का उदाहरण है। और ये बिल्कुल सही किससे बना हुआ है मत प्लस एक के ऐक्य से बना है, एक के से नहीं बना, ध्यान दे लेना बार बार इस चीज को। ये भी ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है ना, लेकिन ऐक्य या ऐक्य इसमें हमें बार बार ये कहीं संदेह रहता है, बहुत से अभ्यर्थियों को संदेह रहता है। मैं बता देती हूँ, ध्यान देना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ऐक्य हो जाएगा, ऐक्य नहीं होगा। और मैं संधि पढ़ाते समय ये उदाहरण भी आपको लिखवाती हूँ, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। विलोम का सही प्रयोग नहीं है दोस्तों, नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लिया करो, आप गलतियां करते हो है ना, जब प्रेशर होता है पेपर का तो नहीं देखते, नहीं है पूछा है। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है गरल विष, ये पर्यायवाची है दोस्तों, ये विलोम नहीं है। गरल का विष क्या होता है पर्यायवाची होता है ना। अमृत का क्या होता है
विस होता है विलोम शब्द। तो कौन सा विलोम नहीं है? बाकी उत्कर्ष का अपकर्ष है, जंगम का स्थावर है, कोमल का कठोर भी है, लेकिन गरल का विस पर्यायवाची है, विलोम शब्द यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? दोस्तों आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, एरिया की स्पेलिंग आप सभी जानते हो और एरिया का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब की बार नहीं पूछा, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी अगर हम पशुता को ले तो पशु क्या है? यहाँ पर जातिवाचक है ना। कंजूसी शब्द आया तो यहाँ कंजूस मूल शब्द था, तो कंजूस क्या होता है दोस्तों? एक विशेषण शब्द है। कंजूस क्या है? एक विशेषण शब्द है, और विशेषण से सी लगाकर क्या बना दिया गया? कंजूसी, जो एक भाववाचक संज्ञा बन गई। तो यही पूछा था कि भाव कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो ये विशेषण से निर्मित है। उसके बाद सठता शब्द, दोस्तों देखो सठता शब्द जो है, ये सठ शब्द है, ये भी यहाँ विशेषण माना गया है, ये भी विशेषण से ही बना हुआ है। बंधुत्व, बंधु बंधु जाति है आपकी, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके, सठता और कंजूसी, दोनों ऑप्शन हमारे लिए जाएंगे। दोनों आंसर बिल्कुल सही है, जिसने सठता किया उसका भी सही है, जिसने कंजूसी किया उसका भी सही है, तो इसमें बोनस मार्क मिलेगा। फिर भी जो पहले आंसर की आएगी उसके अंदर आंसर क्या चुना जाएगा दोस्तों? आंसर चुना जाएगा कंजूसी ही। अगला क्वेश्चन है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये सभी जानते ही हो आप, क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्यात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा ठीक लेवल था इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, लेकिन आंसर निकालना बहुत आसान था। क्रियाएं दिया, क्रियाएं धातु संज्ञा विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, से ही बनती नहीं दिया भी। तो आपने देखा होगा एक नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया, वह संज्ञा या विशेषण के नाम पर बनाई जाती है। उसके बाद रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया से काम के करने का या होने का बोध होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्रिया एक अविकारी शब्द है दोस्तों, अविकारी नहीं है। क्रिया कैसी है? विकारी है। आपने देखा होगा कि विकार के आधार पर शब्द, व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण। ये चारों क्या होते हैं? विकारी हुआ करते हैं। और यहाँ क्रिया का पूछा है विकारी, तो यही गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको वाक्य शुद्ध देखकर चयन करना है। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं। नहीं दोस्तों, एक यहाँ पर ये बहुवचन है, सभी एक नहीं आएगी, चर रही है, क्योंकि ये पुल्लिंग भी यहाँ पर आ गया, तो चर रहे हैं आ जाना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। आगे का, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो दोस्तों ये आ जाएगा, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। सदा से की जरूरत नहीं थी, सदा से लगाने की जरूरत नहीं थी, काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो ये हो जाता। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा सी? बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, और बंदूक क्या है? एक शस्त्र ही है आपका। उसके बाद है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं, अनेकों शब्द अशुद्ध होता है दोस्तों, अनेक शब्द शुद्ध होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लॉक कर दीजिएगा सी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, फारसी शब्द नहीं है, इनमें कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो दोस्तों आप जानते ही हो इनमें कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तो इसके अंदर इलाज शब्द जो है वो फारसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से देखो, अशुद्ध शब्द पूछा तो सभी जानते ही हो कि ये सोडा, ये यहाँ पर देखिएगा एक बार मेन पेपर में इसको हम देख लेते हैं। मेन पेपर में क्या दिया गया है इसका, क्योंकि इसने बिंदु लगा रखी हैं यहाँ पर,
सभी के नीचे। तो एक बार मेन पेपर को एक बार देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडा ही हो जाएगा, है ना। रोड के नीचे ये इन्होंने ये लगा दिया, ये पेपर मूल पेपर में नहीं है ना, वो रोड है तो रोड बिल्कुल सही है, आपका रोड ही होता है ना। जो बढ़ाई है, ये बढ़ाई खाती वाला बढ़ाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बूढ़ा भी बिल्कुल सही है ना। और सोडा के अंदर सोडा आता है, सोडा नहीं आता, तो ये अड़ा नहीं आता है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। दोस्तों ये मेरी पहली ही क्लास होती है, जब मैं व्याकरण शुरू करती हूँ तो ये पहली ही क्लास होती है भाषा की इकाई, और कहीं न कहीं जरूर यहाँ क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन उठकर आया है। तो निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई पूछा है दोस्तों, लिखित इकाई। तो न तो हमारा शब्द होगा, न ध्वनि होगी, न पद होगा, न स्वनिम दिया होता तो वह भी आंसर नहीं होता, रूपम दिया होता तो वह भी आंसर। लिखित पूछा है, भाषा की सबसे लघुत्तम सबसे छोटी लिखित इकाई, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ये भाषा की 5 इकाइयां होती हैं, जिनका क्रम मैं आपको निश्चित बताती हूँ, और पांचों से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये मेरी पहली ही क्लास के अंदर ये क्वेश्चन हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। पहला है नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, बिल्कुल सही है। देवता कूच करना, घबरा जाना, बिल्कुल सही है। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम में मोल लेना, ये भी सही है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना नहीं होता दोस्तों, है ना। कलेजे पर सांप लौटना नफरत करना नहीं होता, तो यही गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह हमें देना था। तो दोस्तों हरकत का इज्जत नहीं होगा, अभिमान भी नहीं होगा, प्राण भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं होगा। हरकत का क्या हो जाएगा, गति और चेष्टा। हरकत है ना, हरकत की जा रही है यानी गति की जा रही है, और तुम्हारी हरकत कैसी है यानी तुम्हारी चेष्टा कैसी है, तुम्हारी क्रिया जो चेष्टा है वो कैसी है। तो ये दोनों सही है बिल्कुल, ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर हो जाएगा हमारा सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। ये पद्यांश हमें पढ़ना और हमें उत्तर देना है। 86 से लेकर 88 तक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। चंचल पग दीप शिखा के घर, गृह मग वन में आया बसंत। सुलगा फाल्गुन का सुनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला उर उर में मधुर दहा। आया बसंत भर पृथ्वी पर, स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। कली के पलकों में मिलन शोपन, अली के अंदर में प्रणय गान। लेकर आया प्रेमी बसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राण। तो ये थी हमारी, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन है, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब हो जाता है। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब हो जाता है, बसंत आने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरभ शीतल से क्या तात्पर्य है। सौरभ शीतल से तात्पर्य बिल्कुल सही है, सुगंधित वातावरण। सौरभ का अर्थ होता है सुगंधित वातावरण से। सौरभ शीतल का आंसर यहाँ क्या लिया गया है, बिल्कुल नहीं होगा। किसी ने धरती सौंदर्य से किया है तो गलत है, आंसर क्या आ जाएगा, सुगंधित वातावरण से। अगला क्वेश्चन है, अली का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों इतना आसान दे दिया गया है। अली का पर्यायवाची क्या है, तो आप सभी जानते हो अलीमानी भंवरा होता है, और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मधुप हो जाएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को लेवल में रखते ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसके अंतर्गत हुआ है। तो दोस्तों उद्धरण का अर्थ होता है, एक डबल उद्धरण चिन्ह होता है, एक सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण का चिन्ह ब्रैकेट से हुआ करता है, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम देखते हैं ये किसी विशेष रचना या विशेष लेखक के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा एक कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह किसमें दिया गया है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं।
आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है शब्द शक्ति का। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद सभी जानते हो, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। बिल्कुल सही है, प्रयोजनवती तो है लेकिन व्यंजना नहीं होती है, अयुक्ति अर्थी नहीं होती है, शाब्दी और अर्थी सब व्यंजना के भेद होते हैं, लेकिन रूढ़ा और प्रयोजनवती क्या होती है दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति हुआ करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। मिश्र वाक्य का उदाहरण हमें छांटना है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो ये हमारा क्या है, साधारण वाक्य है। सिंपल वाक्य है तो ये भी नहीं है। वह स्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। दोस्तों और लग जाता है तो आप जानते हो, और इसलिए दोनों यहाँ पर दे दिए हैं, तो ये तो वाक्य ही शुद्ध नहीं है, क्योंकि और इसलिए दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, तो ये तो वाक्य ही शुद्ध नहीं है हमारा। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिस पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित पाया जाता है। और जानते हो मैंने साफ साफ सभी को अच्छे से करवा रखा है कि और अगर आ जाता है तो मिश्र वाक्य नहीं होता, कैसा होता है, संयुक्त वाक्य हुआ करता है। उसके वैसे ये वाक्य ही आपका अशुद्ध है, और इसलिए दोनों कभी साथ नहीं आते हैं। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके, तो ये भी आपका क्या है, साधारण वाक्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, जो आ गया दोस्तों इसमें, और जो आने की वजह से ये क्या हो गया है, हमारा मिश्र वाक्य हो गया है। ये बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको करवा रखा है, तो ये आशा रखती हूँ किसी का गलत नहीं हुआ होगा। उसके बाद है, अगला है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। कमला ऊपर बैठी है, इसमें भी नहीं है। वह ईमानदारी से काम करता है, इसमें भी नहीं है। और जल के बिना आ गया तो क्या हो जाएगा, ये संबंध बोधक हो जाएगा हमारा। वह थोड़ा ही चल सकी, तो इसमें भी नहीं है। बाकी तो किसी में प्रयोग ही नहीं है, ना समुच्चय बोधक का प्रयोग है, ना संबंध बोधक का प्रयोग, केवल एक वाक्य में ही किया गया है, तो हम इसी को आंसर लोक कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा अंतस्थ नहीं है, हम जानते हैं अंतस्थ की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व, ये 4 होते हैं, तो आंसर बिल्कुल सही क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। योगरूढ़, योगरूढ़ जानते हो दोस्तों, ये शब्द के 3 भेद मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं, योगरूढ़ होते हैं। तो हम देखते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, योगरूढ़ शब्द ऐसे बहुव्रीहि समास के, है ना, बहुव्रीहि समास के, ऐसे बहुव्रीहि समास के ऐसे उदाहरण जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। और एक दंत यहाँ पर दिया गया, एक दंत दयावंत, है ना, तो एक वंत यहाँ पर, एक दंत यहाँ दिया गया, आंसर हो जाएगा दोस्तों एक दंत। बाकी आग बबूला, है ना, उपकार, घुड़सवार, ये सभी जो हैं ये आपके क्या हैं, यौगिक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़कर, सुख दुख में मुस्काना धीरज से, दोस्तों ये गद्यांश नहीं है, गद्यांश नहीं है, ये क्या है, पद्यांश। ये टाइपिंग मिस्टेक है, और इस प्रकार की मिस्टेक वैसे नहीं होनी चाहिए, ये कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन फिर भी अगर की जा रही है तो बहुत ये कहीं बड़ी त्रुटि है। ये गद्यांश नहीं, ये क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये क्या है आपका, पद्यांश है, गद्यांश नहीं है। चलो जो भी हो, सुख दुख में मुस्काना धीरज से रहना, वीरों की ममता हूँ वीरों की बहना, बहुत अच्छा है वैसे भी। सुख दुख में मुस्काना धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना। तो देखिए अब हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं दिया गया, वैसे देना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होना चाहिए था, फिर भी देख लेते हैं कि भारत का अंगना कब तक मुस्काए, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, जीवन भर मुस्कुराए, है ना, कब तक मुस्कुराए आया है कविता में, जीवन भर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन यहां पर है, अच्छा एक ही क्वेश्चन दिया गया है, 95 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 96 हम देखते हैं। हाँ 96, अच्छा एक ही क्वेश्चन दिया गया पैराग्राफ से, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में अश्व के सभी पर्यायवाची हैं? अश्व मानी घोड़ा, घोड़ा के सभी पर्यायवाची जानते ही हो, पहला ही ऑप्शन दे दिया गया है, घोड़ा है, तुरग है, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। इसमें घोड़ा है, घोटक है, लेकिन कंचक नहीं है, घोटक है, सोम है, सोम भी नहीं है, कानन भी नहीं है, पुरंदर, आम्र, विभु ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ से ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। योगरूढ़ जानते हो, बहुब्रीहि, तो विद्यालय नहीं, विद्या के लिए आलय कौन सा है? यौगिक है आपका। पत्थर जो है वो वैसे तो प्रस्तर शब्द से बना, लेकिन पत्थर को हम क्या मानेंगे? इसको हम रूढ़ शब्द मानेंगे। आकाश भी नहीं है, क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, त्रिनेत्र हो जाएगा। त्रिनेत्र यानी बहुब्रीहि समास का है, और त्रिनेत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा त्रिनेत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें। अमृत बिल्कुल सही है, अमृत तत्सम शब्द है। गेहूं तद्भव शब्द है, नहीं होगा दोस्तों। काजल भी तत्सम शब्द है, काजल भी तत्सम शब्द है, दोनों आंसर होंगे बिल्कुल। अमृत भी होगा, काजल भी होगा, और घोड़ा जो है वो तद्भव शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे, अमृत भी काजल भी, दोनों तत्सम शब्द हैं हमारे। लेकिन फर्स्ट आंसर की के अंदर आंसर क्या सुना जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, अमृत ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी री है। और ये सभी मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो बहुत अच्छे से आपको करवाती हूँ, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने अमृत ही किया होगा। अभ्यर्थी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, सभी ने अमृत ही किया होगा। पहली आंसर की के अंदर अमृत ही चुना जाएगा। लेकिन बाद में काजल जो है ये भी आपका क्या है? तत्सम शब्द ही है, तो तत्सम शब्द का चयन करना था, लेकिन फर्स्ट आंसर की में क्या अमृत ही चुना जाएगा। बाकी इस पर बोनस मिलने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, धोखा खाना नहीं है, सजग होना। आंसर बिल्कुल सही क्या आ जाएगा? सजग होना, ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना, ये सब नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सजग होना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषा पूछी थी। तो ये तो हम कॉमन में भी बहुत बोलते हैं ना दोस्तों, उसके पास समन भेजा गया है ना, बुलावा भेजा गया है। आंसर बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची हमें देखना था दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? सविता हो जाएगा। वैसे तो प्रकाश भी सूर्य का पर्यायवाची कहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो है वो सही क्या हो जाएगा दोस्तों? सविता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन देखना था, तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। अंतस्थ व्यंजन जानते हो सभी 4 होते हैं, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा ये कहीं मन बहुत भारी होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट से आप बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, जब यहाँ क्लियर वहां दिया गया है। वहां पूछा गया था निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, और वहां ये रे ले तुम दे ही रहे हो, तो पता है यह क्या है आपका? अंतस्थ वहां भी क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यहां भी फिर पूछ लिया। पर चलो कोई नहीं, पूछ लिया तो अब क्या किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? महादेव में नहीं है, पंचतंत्र में भी नहीं है, यश प्राप्ति में भी नहीं है, यश को प्राप्त आ जाएगा ना, तो यश प्राप्त में भी नहीं है, और आजीवन में हो जाएगा। आजीवन, जीवन भर। आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। तो ये जो जीवन शब्द है, इसकी इंपॉर्टेंस कौन बता क्या लगने से हो गई है? आ लगने से हो गई है। यानी जीवन जो है ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस आ उपसर्ग पर निर्भर कर रहा है। जीवन की कीमत किसने बता दी? आने, और आ यहाँ पर क्या है आपका? पूर्व पद है, और पूर्व पद प्रधान है, तो कौन सा अव्ययीभाव समास है? आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे है, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर, लोक से उत्तर है ना, लोकों से दूर क्या होता है? लोकोत्तर होता है। लोक से दूर, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 104, 105 का क्वेश्चन ये है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है दोस्तों, देखना कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य दोबारा पूछ लिया, वहां मिश्र वाक्य पूछ लिया, यहाँ संयुक्त वाक्य पूछ लिया है। कोई नहीं, हम देखते हैं। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। बिल्कुल सही दोस्तों। और का प्रयोग सीधा सीधा मैंने आपको बता रखा है, जब और का प्रयोग किया जाता है तो फिर आंसर क्या आ जाता है हमारा, संयुक्त वाक्य आ जाता है। और वैसे भी दोनों वाक्य पूर्ण वाक्य हैं यहाँ पर, है ना। बारिश होने लगी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, हम घर से बाहर निकले अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और से जोड़ दिया गया, योजक से जोड़ दिया गया है। मैंने आपको बताया और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु ये सभी बताया हुआ है अच्छे से आपको, तो वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, तो ये सरल वाक्य है आपका। वह साड़ी खरीदने बाजार गई, सरल वाक्य है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, जब लगने से ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोग कर दीजिएगा फर्स्ट को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। कौन सा शब्द युग्म सही है। आकार, खान, आकार, रूप, तो ये उल्टा दे दिया गया, सही नहीं है। कृति, रचना और कृति, रचनाकार, बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर यही हो जाएगा। कृति मानी रचना होती है और कृति मानी रचनाकार हुआ करता है। अम्ब मानी जल, अम्बु मानी माता, तो ये भी उल्टा दे दिया गया है। अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र, तो ये भी उल्टा, ये गलत ही दे दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिएगा। प्रत्यय किसमें लगा है, परिपूर्ण में परि उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। परिपूर्ण में परि उपसर्ग है, भरपूर में भर उपसर्ग है, उपग्रह में उप उपसर्ग है आपका, और झगड़ालू, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। झगड़ा में आलू प्रत्यय लगाकर क्या बना दिया गया है, झगड़ालू बना दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया दोस्तों मैं बहुत आसान, बार बार आपको एक ही शब्द में सकर्मक और अकर्मक निकालना बता देती हूँ। बस क्रिया से क्या का क्वेश्चन कीजिए। मैं बार बार यही पहचान करवाती हूँ आपसे कि वाक्य के अंदर जो भी क्रिया है उससे तुम क्या का क्वेश्चन करो। वाक्य के अंदर जो भी क्रिया है उससे अगर क्या का क्वेश्चन करोगे और तुम्हारा मस्तिष्क ने आंसर दे दिया तो सकर्मक, नहीं तो क्या अकर्मक हो जाएगी। पूजा कपड़े धो रही है, पूजा क्या धो रही है, कपड़े, तो कैसी हो गई ये, सकर्मक, क्योंकि मस्तिष्क ने आंसर दिया ना कपड़े। मोहन सितार बजा रहा है, क्या बजा रहा है, सितार, तो ये भी क्या हो गई, सकर्मक। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बच्चा सोता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा, बच्चा सोता है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं दोस्तों। आंसर तो कहीं न कहीं ये भी क्वेश्चन, तो ये भी स्टेटमेंट, तो ये भी सही नहीं है आपका कि सकर्मक अकर्मक आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, ये सकर्मक नहीं है आपका, सकर्मक ये भी नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, आज शाम को क्या कर रहे हैं, क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ही इनका गलत हो गया है। और कहा किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो बच्चा सोता है। बच्चा क्या सोता है, इसका आंसर आप नहीं दे सकते कि बच्चा क्या सोता है। अगर आंसर नहीं दिया जा रहा है तो क्रिया कैसी हो गई आपकी, अकर्मक। और यही पूछा था कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, तो पहला दिया गया डिब्बा, डिब्बा पुल्लिंग शब्द है आपका, नेत्री स्त्रीलिंग है, गुणवती स्त्रीलिंग है, युवा भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। युवा का युवती होता है, युवती स्त्रीलिंग होता है। डिब्बा का डिबिया स्त्रीलिंग होता है, तो ये तो बिल्कुल बोनस मिलेगा ही मिलेगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, तो ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं आपके, कोई सा भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, डिब्बा भी और युवा भी। लेकिन फर्स्ट जो आंसर की होगी उसमें क्या चुना जाएगा, युवा ही चुना जाएगा। युवा का क्या होता है, युवती होता है, तो युवा ही आंसर फर्स्ट आंसर की में चुना जाएगा। लेकिन इसमें फाइनल आंसर की में इसमें बोनस मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो सोना मानी भी कनक मानी सोना होता है, धतूरा मानी सोना होता है, गेहूं मानी भी सोना कनक का अर्थ भी सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, और कनक का अर्थ क्या होता है? गेहूं भी होता है ना। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, है ना। तो वहां पर सोना भी है, धतूरा भी है, और कनक गेहूं का भी अनेकार्थक शब्द होता है। आंसर हो जाएगा हमारा कनक। धान नहीं होगा, पिंगल नहीं होगा, इंदु नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा कनक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गत गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हमें देखना है। गत का अर्थ होता बीता हुआ, और गति का अर्थ होता है चाल। दोस्तों है कहीं? ये रहा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। गत का अर्थ होता बीता हुआ ना, गत समय में, विगत समय, गत समय, इनका अर्थ क्या होता है? बीता हुआ, है ना। और गति का अर्थ क्या होता है? चाल हुआ करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का घोटक, देखिए घोटक का घोड़ा होता है, ये सही है आपका, ये सही है। काष्ठ का काठ होता है, ये भी सही है। अरिष्ट, अरिष्ट का क्या होता है? रीठा होता है, ये भी सही है। और क्रोश का कोण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। असंगत पूछा था, तो असंगत पूछा था तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोश का कोण, यह असंगत है, बाकी तो सभी सही है। तो 112 क्वेश्चन नंबर 113 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 113 दिया गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी और से परामर्श लीजिए, बिल्कुल शुद्ध है। किसी और से परामर्श लीजिए, शुद्ध वाक्य है। सप्रमाण सहित, दोस्तों सप्रमाण और सहित का तो ये दोनों शब्द कभी साथ नहीं आते, इसलिए अशुद्ध है। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, सारी दुनिया तो भर लगाने की ही जरूरत नहीं थी, तो ये भी अशुद्ध है। शायद वह जरूर जाएगा, शायद और जरूर दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, इसलिए ये भी अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, किसी और से परामर्श लीजिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निवारण शब्द में उपसर्ग है, तो निवारण में क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा दो। नी सभी जानते हो, निर का तो यहाँ रह कहीं है ही नहीं, निर भी नहीं होगा, नी भी नहीं है, और बड़ी नी भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबकी मति भ्रष्ट होना, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? सबकी मति भ्रष्ट होना, कुएं में ही भांग पड़ना, बिल्कुल सही है। आंसर यही हो जाना चाहिए। गेहूं का गुड़, ये नहीं होगा। गर्दन पर छुरी फेरना नहीं होगा। खटाई में पड़ना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो क्या कहलाता है? प्रमेय कहलाता है ऑप्शन में कहीं प्रमेय, तो आंसर बिल्कुल सही है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन दिया था, क्रिया विशेषण देखना था। रमेश क्या है? संज्ञा है, तो क्रिया विशेषण नहीं है। पेड़ भी संज्ञा है, क्रिया विशेषण नहीं है। गरम क्या है? विशेषण शब्द है, तो ये भी क्रिया विशेषण तो नहीं है। और ये क्या है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोहन प्रतिदिन नहाता है, प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन खाता है ना। तो क्या हो जाए? जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, तो प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? सभी जानते हो, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, और प्रथम पुरुष हुआ करता है। क्या होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमने एक शेर देखा, हमने एक शेर देखा। वाक्य में काल का चयन कीजिए। वाक्य में काल चयन करना है। हमने एक शेर देखा, तो हमने एक शेर देखा, देखा तो वर्तमान में नहीं है ना। हमने एक शेर देखा, तो क्या आ जाएगा? सामान्य भूतकाल है ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा, हम एक शेर देख रहे हैं, या हमने शेर देखा, है ना। हाँ, ये अगर ऐसा होता हमने एक शेर देखा, तो ये सामान्य भूतकाल की तरफ ही इशारा कर रहा है। हमने एक शेर देखा, हम एक शेर देखते हैं, तो वर्तमान आ जाता। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य
भूतकाल ही हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन इनका गलत है। आंसर क्या आ जाएगा, सामान्य भूतकाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, शिलामुख भी नहीं है, नभ भी नहीं है, सोम भी नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, द्विज। द्विज एक अनेकार्थक शब्द है। द्विज का अर्थ क्या होता है, पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है, और द्विज भ्रमण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर पत्थर रखना किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना नहीं है। धैर्य पूर्वक कष्ट सहन कर लेना बिल्कुल सही है। हार मानना भी नहीं है। किसी के धन पर लुभा जाना ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बी हो जाएगा, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन कर लेना, छाती पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाएगा। अगला 122 का क्वेश्चन हमारे पास है कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बिल्कुल सही, पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। जब मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। बाकी होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी ये पहले से ही भविष्यवाणी का हो जाना। और हाथ सुमरिनी बगल करतनी, तो ये भी काम के नाम के विपरीत काम हो जाता है। जिन खोया तिन पैया गहरे पानी पैठ, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रत और रति युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है। रत, रत का अर्थ होता है लीन, किसी कार्य में रत रहना, लीन रहना। और रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम, सभी जानते हो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो प्रेम हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा, लीन और प्रेम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छाटिए। विलोम शब्द, उपकार का अपकार बिल्कुल सही है। अनुराग का विराग होता है दोस्तों, अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन हुआ करता है। इति का अथय होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अनुराग, राग का अनुराग नहीं होता है ना, अनुराग का क्या होता है, विराग हुआ करता है, राग नहीं होता। तो आंसर यही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि उसका कद मुझसे बड़ा है, नहीं, उसका कद मुझसे बड़ा है, नहीं, उसका कद मेरे कद से बड़ा है ना, या वह मुझसे बड़ा है, ये हो सकता था कि उसका कद नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, तो ये भी सही है। ये वह पानी से पौधों को सींचता है, सींचा तो पानी से ही जाता है, तो पानी देने की आवश्यकता क्या थी। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। सभी वर्ग के लोग, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये भी सही। आंसर दोस्तों फर्स्ट आंसर के में आंसर यही चुना जाएगा, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह बहुवचन लगा हुआ है। बहुवचन है तो बिल्कुल सही, कोमा भी लगा है, अर्ध मतलब ये आपका विराम चिन्ह भी सही लगा है, तो बिल्कुल सही यही चुना जाएगा। बाकी इसमें भी कोई गलती नहीं है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये सही है आपका। सभी वर्ग के, सभी वर्ग के सभी लोग उपस्थित थे तो गलत हो जाता, क्योंकि वर्ग और सभी उस समय एक का ही अर्थ देता। वर्ग के सभी लोग उपस्थित थे तो ये गलत हो जाता, लेकिन सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे तो ये सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन फर्स्ट आंसर की में आंसर दोस्तों बी ही चुना जाएगा, यहां पर भी आपको बोनस मिलेगा। अगला क्वेश्चर है, भाषाई कौशल का सही क्रम क्या होता है। सही जानते हो, इन्होंने लिख ही रखा है LSRW। लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, सभी जानते हो LSRW। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो बिल्कुल सही, शिक्षण सूत्र प्रणाली, खंडान्वय विधि होती है, गीत विधि होती है, शब्द कथन प्रणाली भी होती है। सूत्र विधि किसकी होती है दोस्तों,
व्याकरण की। जब आपको ये करवाया गया तो ये सभी लिखवाई गई थी, व्याकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, गद्य की कौन सी विधि होती है, पद्य की कौन सी विधि होती है, ये सभी आपको करवाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र प्रणाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड पूछा, यह कम खर्चीली विधि है, बिल्कुल सही है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, सही है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। लेक्चर मेथड आपका कैसा होता है, अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें केवल जो व्याख्याता होता है, केवल अध्यापक होता है, वही सक्रिय होता है, बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। और जहां विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं वह विधि आपकी कैसी होती है, अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है। भाषा शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं, मुख्य प्रयोजन है छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, नहीं यह मात्र नहीं है। कक्षा को नियंत्रित रखना, यह भी नहीं है। शिक्षक के कार्य को सरल करना, बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 4 हो जाएगा, विद्यार्थियों की विविध इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। तो 130 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे 130 का क्वेश्चन दिया गया है ये, और देखिए कहता है कि हिंदी शिक्षण में साखीय अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। साखीय, रेखीय, ये आपको बहुत अच्छे से करवा गया है ना। 3 प्रकार का ये कहें कि अनुदेशन होता है, साखीय होता है, रेखीय होता है ना, और ये मैथमेटिक्स होता है। ये तीनों आपको अच्छे से करवाए गए हैं। तो देख लेते हैं, कहते हैं कि नवीनता व विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, बिल्कुल सही। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करते हैं, ये भी सही है। यह छोटी कक्षाओं के लिए नहीं, साखीय छोटी के लिए नहीं होता, रेखीय होता छोटी के लिए। साखीय किसकी, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी हुआ करता है, तो यही गलत हो जाएगा। कौन सा सी विशेषता नहीं है, ये निकालनी थी हमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक, देखो 2 प्रकार की परीक्षाएं मैं आपको बार बार करवाती हूँ। निदानात्मक शब्द आता है, एक उपचारात्मक शब्द आता है। निदान का अर्थ होता है गलतियों को फाइंड आउट कर लेना, दोषों को खोज लेना, और उपचार का अर्थ होता है उन्हें दूर कर देना। दोषों को दूर करना उपचार कहलाता है, और दोषों को खोजना, दोषों को निकालना, कौन कौन से दोष हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, उनका पता लगाना क्या कहलाता है, निदान। और याद रखना दोस्तों, उपचार में निदान भी सम्मिलित होता है। कभी ये दिया जाए कि उपचारात्मक परीक्षाएं होती हैं, तो बालक की गलतियों को खोजकर उसका उपचार कर देना, उन्हें दूर कर देना, उपचारात्मक कहलाती। गलतियां नहीं खोजोगे तो दूर कहां से करोगे, है ना। लेकिन निदान में केवल छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना होता है, गलतियों को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। कहानी विधि में नहीं किया जाता, ध्वनि साम्य विधि में नहीं किया जाता, साहचर्य विधि में। कार्ड पर लिखे, परा है कि पर, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान कार्य किसमें, मॉन्टेसरी विधि। तो दोनों में ही किया जाता है, शास्त्रीय विधि में भी। ज्यादा आंसर जो है दोस्तों किसको लिया जाएगा, मॉन्टेसरी विधि को ही आंसर लिया जाएगा। बाकी शास्त्रीय विधि में भी ऐसा किया जाता है, तो ये भी बोनस के लिए बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। मापन, परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिणाम तथा गुणात्मक दोनों होते, बिल्कुल सही है। जो मापन है ये तो परिमाणात्मक होता है, लेकिन मूल्यांकन परिमाणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, तो ये तो सही है। मापन के अभाव में मूल्यांकन कार्य का वैज्ञानिक, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। मानक के अभाव में मूल्यांकन कभी भी आपका वैज्ञानिक नहीं हो सकता है ना। मापन एकांकी और मूल्यांकन बहुमुखी है, ये भी सही है। मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का विस्तृत होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया है। तो बिल्कुल सही है, किसने किया है, मैकले स्क्रीवेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना। निदान का वही दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, छात्रों की गलतियों का
पता लगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कुछ भी तो अंतर नहीं किया। 135 आगे देखिए, 136 का क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको भी सोल्व करवा देती हूँ। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्य 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। नेहा नवीनतम चलचित्र 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। दोस्तों आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का। क्यों नहीं है, यहाँ पर दोनों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों क्यों नहीं लिया गया है। अगर ये कहा जाता ना कि नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्य 2 देख रही है जिसके कारण या जिसे देखते हुए वह उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर रही, तब तो दोनों हो जाता। जब देख रही है, पहले उसे देखने लगी और जब दृश्य 2 को वह देख रही है, देखते देखते उसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जल्दी से मुझे इनके परिवार के बारे में बता दिया जाए, तब तो पहले वो बाह्य रूप से प्रेरित हुई थी और बाद में क्या, आंतरिक रूप से। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन कह रहा है नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्य 2 देख रही है क्यों देख रही है, क्योंकि वह पहले से ही ये कहें कि आंतरिक रूप से प्रेरित थी, इसीलिए देखने लगी उसके परिवार को जानने के लिए। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है। तो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बता देते हैं जल्दी ही। आपकी एचपीएससी के द्वारा स्क्रीनिंग निकाला गया है, किसका, पीजीटी का, जो अभी आपने फॉर्म पीछे भर दिए थे, उनके लिए भी क्लासेज जल्द ही शुरू की जा रही हैं। साइकोलॉजी की क्लासेज भी शुरू की जाएंगी और हिंदी विषय की क्लासेज भी जल्दी ही शुरू की जा रही हैं। और एचएसएससी के द्वारा टीजीटी के फॉर्म अभी भरवाए गए थे, वैकेंसी आई हुई है और उनका सिलेबस तो अभी जारी नहीं हुआ है, बस सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, नहीं क्लासेस शुरू कर देते। लेकिन जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्लासेज शुरू कर दी गई हैं और क्लासेज के अंदर हरियाणा जीके भी आपको दी जा रही है और ये ग्रामर, संपूर्ण ग्रामर भी आपको करवाया जा रहा है, ताकि जब तक सिलेबस आए तब तक आप लोगों का ये कहें कि ग्रामर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। फिर सिलेबस टीजीटी है तो ग्रामर तो रहेगा, हिंदी व्याकरण तो रहेगा ही रहेगा और हिंदी व्याकरण हमारा जब तक सिलेबस आए हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेबस आते ही, जैसे ही सिलेबस आता है तो इसके आगे का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाएगा। पीजीटी वालों के लिए भी हरियाणा जीके करवाई जा रही है और बाकी सिलेबस भी इसका चल रहा है, टोटल सिलेबस इसका चल रहा है पीजीटी का। अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो मेरे नंबर है 94 670 75 600। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर से संबंधित कोई भी विषय बैच आपको लेना, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी ग्रामर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 94 670 75 600 पर। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण हिंदी ग्रामर यहाँ करवाया जाता है बहुत अच्छे से। हरियाणा जीके भी आपको करवाई जा रही है, बाकी अन्य सब्जेक्ट भी आपके करवाए जा रहे हैं और एचपीएससी और एचएसएससी के लिए हिंदी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन देखने से पहले एक जानकारी और दे देती हूं कि यूजीसी नेट का भी बैच आपका शुरू किया जाने वाला है, शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं। यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट के लिए, अब ये सभी जानते ही हो कि मैं यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये कहें कि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से जाना जाता है और 99% रिजल्ट भी हमेशा रहता है। गलत नहीं कह रही हूँ, अतिशोक्ति नहीं है, 99% रिजल्ट भी रहता है। वो बहुत अच्छे से अगर
संपूर्ण हिंदी साहित्य होता है, बाकी पाठ्य पुस्तक होते हैं। जहां हमें ट्रिक की जरूरत होती है ट्रिक से करवाते हैं, और जहां पर डिटेल में जाने की आवश्यकता होती है वहां डिटेल से करवाया जाता है। तो रिजल्ट अच्छे से मैं मेहनत करती हूँ, और आप भी अगर मेरे साथ मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आ पाता है। तो यूजीसी नेट की क्लासेज भी शीघ्र ही शुरू की जाने वाली है। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही है। विकास की गति की दर दोस्तों ये सही नहीं है ना। विकास की गति की दर एक सी रहती है, दर एक सी नहीं होती दोस्तों, दर अलग अलग पाई जाती है ना। विकास का क्रम एक होता है, सबके अंदर क्रम एक होता है कि विकास सिर से पैर की तरफ पाया जाता है, लेकिन विकास की जो दर होती है ना वो प्रत्येक बच्चे में अलग अलग पाई जाती है। तो यही सही नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, बिल्कुल सही। विकास लंबवत सीधा न होकर क्या होता है आपका वर्तुलाकार पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ये साइकोलॉजी में बहुत अच्छे सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल समझाए जाते हैं, डिटेल से समझाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 138, 139 का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 139 का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन है किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? व्यक्तित्व का आकलन करना है दोस्तों, और किसका? बालक का। बालक के व्यक्तित्व का आकलन तो शब्द साहचर्य विधि से नहीं होगा, बालक का वाक्य पूर्ति परीक्षण से भी नहीं होगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं CAT, जिसको कैट कहा जाता है, चिल्ड्रन अपर सेक्शन टेस्ट हमारा होता है CAT। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये क्या होता है आपका? TAT, इसको टेट कहा जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, लेकिन ये बड़ों के लिए हुआ करता है। इसमें बालक शब्द दिया, बालक के व्यक्तित्व का, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते थे। कार्डों की संख्या कितनी होती है ना, इसमें कार्डों के कलर कितने होते हैं, कि प्रत्येक बच्चे के पास कितने कार्ड होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आसान ही रखा गया, बाल अंतर्बोध परीक्षण। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? सभी जानते हो दोस्तों, जो IQ का सूत्र हमारे पास होता है वो होता है MA/CA × 100। ये पूर्ण सूत्र हमारे पास होता है। तो हम देख लेते हैं, IQ पूछा है, MA यानी मानसिक आयु बालक की कितनी बताई है? 25 वर्षीय लड़का, ये तो वास्तविक आयु है, मानसिक आयु कितनी है? 16 है ना, तो 16/25 इन्होंने कर रखा है, सो बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, इसके अंदर एक मानसिक आयु दे देता, बच्चे की मानसिक आयु दे देता, IQ दे देता, और फिर यहाँ से वास्तविक आयु निकलवा लेता, या बालक एक इस क्लास में है ना, इस क्लास की प्रॉब्लम सोल्व। सभी क्वेश्चन अच्छे बन सकते थे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आसान ही रखा गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़गाहट शब्द शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी चलो दिया गया था। गड़गाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका? पेट में देखो, उसके पेट के अंदर क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। पेट के अंदर क्या कहते हैं ना, चूहे बोल रहे हैं, पेट में गड़गड़ाहट हो रही है, तो वो क्या है? अंतर्नोद है, आंतरिक आवश्यकता है। और आंतरिक आवश्यकता को क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहा जाता है। आंसर सही बिल्कुल अंतर्नोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि क्या है? किसी समूह के अंदर व्यक्ति की लोकप्रियता को जानना है तो समाजमिति विधि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। समूह के अंदर व्यक्ति की लोकप्रियता को जानते हैं। समाजमिति विधि में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसके सगे संबंधी, उसके दोस्तों है ना, उसके जो ये कहें दोस्त होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उसके आसपास के समाज के लोग होते हैं, उन सब से हम पता कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 143 का क्वेश्चन इधर है, इधर आ जाइएगा कि स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। जी किसको इंगित करता है? तो आप जानते हैं स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, और जिसके अंदर क्या था? द्विकारक में जी और एस,
दो कारक बताए। जी जो एस था, जी था वह सामान्य कारक था और एस था वो स्पेसिफिक कारक था। लेकिन जी क्या था आपका, यहाँ पर जी अनुवांशिक कारक था और एस जो था वो क्या था आपका अर्जित कारक था। तो देख लेते हैं, स्पेरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है सामान्य बुद्धि को, बिल्कुल सही है। जी किसको इंगित करता है, सामान्य बुद्धि को करता है, श्रेणीगत बुद्धि को नहीं, समूह बुद्धि को नहीं, अनुवांशिक बुद्धि को। तो दोस्तों दोनों आंसर सही है, यहां से भी आपको बोनस मिलेगा। स्पेरमैन की अवधारणा में जी किसको इंगित करता है, तो इंगित किसको करता है, जी अनुवांशिक बुद्धि को करता है। और ये कहें जी क्या है, एक सामान्य बुद्धि है आपकी, है ना, जी सामान्य बुद्धि भी है और ये अनुवांशिक बुद्धि को भी इंगित करता है। तो दोनों आंसर हम बिल्कुल सही है दोनों। आप जानते हो कि जी क्या होती है, ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है लेकिन सभी में समान नहीं होती। पाई सभी में जाती इसलिए सामान्य कहलाती है, अनुवांशिक होती है, हमारे पितृ हमारे ये कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमें मिलती रहती है लेकिन इसकी संख्या सभी में समान नहीं होती है, ये स्पेसिफिक अर्जित होती है। इसके ये सभी को समान रूप से दी जा सकती है लेकिन ये सभी के पास समान रूप से नहीं होती है। इसलिए आंसर दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो फर्स्ट आंसर की है उसमें आंसर क्या चुना जाएगा, अनुवांशिक बुद्धि, क्योंकि इंगित पूछा किसको इंगित करती है तो अनुवांशिक बुद्धि को। फर्स्ट आंसर के में अनुवांशिक बुद्धि चुना जाएगा, बाकी आंसर आपका सामान्य बुद्धि भी सही है। तो ये जो है इस पे बोनस मार्क मिलने की पूरी संभावना है और संभावना नहीं मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, अपने से कम उम्र में गुजर जाना प्रतिगमन। बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है ना। यदि आप अपने से कम उम्र के बच्चों के जैसी एक्टिविटी करते हैं, उसके जैसी यदि आप क्रियाएं करते हैं तो कौन सी रक्षा युक्ति हो जाएगी आपकी, प्रतिगमन हो जाएगी। युक्तिकरण में कोई विशेष युक्ति लगा देते हैं, औचित्यकरण या युक्तिकरण, जैसे अंगूर खट्टे हैं। क्षतिपूर्ति में हाइट छोटी होती है तो हील पहन ली जाती है ना। और दमन जो होता है उसमें दमन के अंतर्गत किसी भी दुखद घटना को दबा दिया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिगमन हो जाएगा। रिट्रेशन दिया हुआ होगा, रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका था, सभी जानते हो। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, स्किनर का। किसका कथन है ये, स्किनर का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गैर कानूनी प्रतिलिपि और, अच्छा ये कंप्यूटर के आ गए हैं तो चलो एक बार देख लेते हैं। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर की वितरण करना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर पॉयरेसी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि कोबोल में को क्या दर्शाता है, को कॉमन ओरिएंटेड दर्शाता है, तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इकैस नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, अनसोलिसिटेड जो ईमेल होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अंतिम क्वेश्चन है, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामाजिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। वैसे बहुत मेरा कंप्यूटर मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये आसान से क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इसका आंसर दे रही हूँ, डेटा माइनिंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डेटा माइनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी ये क्वेश्चन थे और व्याकरण बहुत अच्छा आया, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी। लेकिन क्वेश्चन पेपर के बारे में जरूर कहना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका अच्छा नहीं बनाया गया है। बार बार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दो आंसर बन रहे हैं, तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। फिर भी और जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, यदि कट ऑफ जानना चाहते हैं तो सभी कमेंट करके वीडियो के नीचे बताएं, और आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। राजस्थान जीके का जो पेपर है वो भी सोल्व करवा दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, उसके हिसाब से सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जल्दी ही ये कहें कि आपकी जो
कट ऑफ है उससे संबंधित भी वीडियो लेकर जल्दी ही प्रस्तुत आपके समक्ष होंगे। एक बार सभी विश्लेषण कर लेते हैं कितने कितने बन रहे हैं, उसके बाद में आपके आप जानते हो कि मैं चैनल पर जो भी कट ऑफ देती हूँ उसे वो बिल्कुल सही कट ऑफ होती है। मेरे ऊपर आवाज भी उठाई जाती है, लांछन लगाए जाते हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा कट ऑफ देते हो, इतनी नहीं जाती है कट ऑफ, ये नहीं जाती है, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ देती हूँ दोस्तों। केवल आप ये कहें कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाए वहां तक की कट ऑफ नहीं देती, मैं आपको फाइनल की कट ऑफ देती हूँ। सिलेक्शन आपका हो जाए उतनी कट ऑफ आपको देती हूँ। अभी केवीएस की कट ऑफ पीजीटी की आपको बताई थी, तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इतना नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अंतिम जो सिलेक्शन होगा वो उस पर ही होगा। उस समय मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे द्वारा बताई गई गलत है। साइकोलॉजी का भी जल्दी बैच शुरू किया जा रहा है, ग्रामर का बैच चल ही रहा है, आपका अन्य सब्जेक्ट का भी चल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उससे संपर्क कर सकते हैं।